सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कोट के साथ। फ्रैंकलिन कहते हैं वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर ऑफ अवर यूथ बट वी कैन बिल्ड अवर यूथ फॉर द फ्यूचर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट कोट है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूचर होता है बेसिकली अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता होता हमारे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जो हमारे यूथ है हम उनको कुछ इस तरह से स्किलिंग कर सकते हैं, हम उनको कुछ इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं कि वो जो आने वाला फ्यूचर है वो उसके लिए रेडी हो। और यही जो कोट है ये कहना चाहता है, यही जो हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है कहना चाहते हैं कि जो फ्यूचर है उसको तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यूथ क्या करेगा फ्यूचर में इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको जो बेसिक मीनिंग है इसका वो समझ आ गया होगा। इसका जो एग्जाम्पल है ये जो हमारा एडिटोरियल है ये अपने आप में ही इसका एग्जाम्पल है। तो एडिटोरियल जब डिस्कशन करेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी हमको अपने आप समझ आ जाएगा। तो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए। और ये जो आज का एडिटोरियल है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम के लिए ये आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आ सकता है। ठीक है, ये जो हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन है, जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा क्या एम है बच्चों? हमारा एम है अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, जैसे जैसे हमारा नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हम जो है मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखेंगे। और बच्चों ने लिखना भी चालू कर दिया है। एक सचिन सिंह है जो बहुत ही अच्छा ऐसे लिखते हैं। तो मैंने बेसिकली उनका जो ऐसे था वो थोड़ा सा देखा तो समझ आया कि भाई उन्होंने 3-4 एडिटोरियल को ही मिक्स करके लिख दिया। तो बहुत प्यारा ऐसे लिख रखा था। तो ऐसे ही बच्चों करना है हमें कि धीरे धीरे सीखना है, चीज़ों से सीख के उसको अपने ऐसे राइटिंग के अंदर इंक्लूड कर देना। और यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए तो हमारा पेपर जो 2 है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, थोड़ा सा अच्छे से पता होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हमारा ईजी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, एकदम से नहीं होगा। कहीं सोचो कि आज यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन कर लिया और कल से सुपरमैन बन जाओ, इम्पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा और एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा कि आपको एसे राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग तीनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। और इन्फॉर्मेशन ही क्या है आपको पता होना चाहिए। 21st सेंचुरी का फ्यूल है हमारा डेटा। ठीक है, डेटा क्या इन्फॉर्मेशन ही है। तो चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो लास्ट जो बजट था, बजट 2024, तो उसके अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक स्कीम लेके आए थे, एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली उन 5 स्कीम्स के अंदर था जिसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो एम्प्लॉयमेंट रेज करना चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते थे। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है ये कहीं ना कहीं लिंक है किससे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। ठीक है, टारगेट क्या था हमारे प्रधानमंत्री जी का? हमारे प्रधानमंत्री जी का टारगेट था कि जो 4 करोड़ जो जॉब्स हैं वो अगले 5 साल में जनरेट करनी है। 4 करोड़ जो जॉब्स है वो अगले 5 साल में जनरेट करनी है। उसके लिए कुछ फंड वगैरह भी 2 लाख करोड़ कुछ दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जी इसके लिए एक इंटर्नशिप स्कीम्स भी लेके आए थे और बहुत ज़्यादा जो लाखों लोगों ने, अराउंड कुछ 6 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस भी दी थी, 1 लाख और 1.25 लाख जॉब्स के लिए। तो ये यहाँ पे बता रखा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लेकिन अभी भी इसको देखना है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जो हमारी स्कीम्स थी ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव, और जो 5 स्कीम्स थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हुआ वो अभी भी देखना बाकी है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है क्या कि गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली फोकस करना चाहिए किस टाइप की जॉब हमें ज़रूरत है, ताकि जो हमारी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमें ग्रोथ लेनी है लॉन्ग टर्म में, जो हमारा टारगेट है अपने भारत को विकसित भारत बनाना 47 तक, तो उस तरह से कुछ ऐसी जॉब्स को क्रिएट करना है। गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली उस पर फोकस करना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है। तो एडिटोरियल क्या बोलना चाहता है स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई हमें कैसी जॉब चाहिए, कैसा हमारा फ्यूचर होना चाहिए, हमारे यूथ को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये यहाँ एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं भी कि किस तरह की जॉब चाहिए हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया हमें ध्यान देना होगा किस पे? क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब पे। ऐसी जॉब्स जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी टैकल कर ले और जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको भी टैकल कर ले। तो मतलब क्या कि एक तीर से 2 निशाने हो जाए कि क्लाइमेट से भी हम बच जाएं और हमारी जॉब्स भी जनरेट हो जाए और हमारे पास जो और चीज़ें हैं, सुविधाएं, वो भी हमारे पास आ जाए।
तो देखते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब कैसी, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब कैसी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बताया हमारी जो इंडिया है वो 7th जो है मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज से 2019 के अंदर। देखो क्लाइमेट चेंज होता है, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के कुछ इफेक्ट भी होंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो यहाँ पे बताया हमारा जो भारत है ये 7वें नंबर पे आता है जो इफेक्ट होता है, 7वें नंबर पे मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होती है। अराउंड यहाँ पे बताया गया है कि हमने 2021 तक 159 बिलियन डॉलर जो है खो दिए क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो देखो बच्चों कैसे खो दिए, कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हमारा नुकसान हो रहा है, थोड़ा इसको भी तो समझना होगा। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2-3 चीज़ों को देखते हैं क्योंकि सारा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो तो जॉब्स वाला है, ठीक है। तो देखो हीट वेव आती है, हीट वेव से या गर्मी ज़्यादा होती है गर्मियों के टाइम पे, तो उससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी जो है डिक्लाइन होती है, ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल जो है स्पेशली जो आउटडोर में काम कर रहा है, लेट से वो 6-7 घंटे या 8 घंटे काम करता था, लेकिन हीट की वजह से उसकी जो प्रोफिशिएंसी है वो रिड्यूस होकर 6 घंटे की हो गई। तो 2 घंटे पर डे, 2 आवर्स पर डे जो है उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। इसको अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड इनटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और उसका जो है पूरा टोटल निकाल लो। तो क्या है, ये हमारा लॉस है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये तो हो गया प्रोडक्टिविटी का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, जैसे साइक्लोन वगैरह आता है, इसका इकोनॉमिकली इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे सुनामी आया था तो वो पूरा जो हमारा अंडमान निकोबार था वहाँ पे कितनी तबाही मचाई थी, तो उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट जो है वो हमारे को बियर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे लॉस के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए कि 2021 में हमने 159 जो बिलियन जो डॉलर थे उसको खोया था, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई भी एस्टिमेट कॉस्ट लगाता है कि 2030 तक जो है हम 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खो देंगे, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये एडेप्टेशन कॉस्ट है बेसिकली, अगर अडेप्ट करना है तो हमें 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ज़रूरत अब किस चीज़ की है, ज़रूरत है अगर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो रहा है ये तो हमें पता चल गया। अब अडेप्टेशन भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, नहीं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से उतना पैसा हम वैसे ही खो देंगे और उसकी वजह से जान भी खो देंगे लोगों की। तो यहाँ पे अडेप्टेशन भी कॉस्ट होता है, और इसीलिए जो है इंडिया जो है क्लाइमेट की जितनी भी UNFCCC की मीटिंग होती है तो 2 चीज़ की डिमांड करता है, एक तो फंड दो, एक टेक्नोलॉजी दो। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया को अब जरूरत है जॉब्स क्रिएट करने की जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, ठीक है। एक तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जॉब की जरूरत है, दूसरा उससे फायदा क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होगा। तो ऐसी कौन सी जॉब है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब है, इसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसका और क्या फायदा हो सकता है हमको, ठीक है। तो एग्जाम्पल सबसे पहले दिया ई रिक्शा का। ई रिक्शा लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। देखो यहाँ पे ई रिक्शा के लिए सजेशन क्या दिया गया है, जो 3 से 4 स्टेट सब्सिडाइज जो ई रिक्शा है वो 6 लाख विलेजेस में देना चाहिए, हर एक विलेजेस को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर विलेजेस में हम ई रिक्शा सब्सिडाइज रेट पे देंगे तो होगा क्या कि जो विलेज इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट आने से क्या होगा, जो विलेज इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। प्लस इसके साथ होगा क्या कि वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी, प्लस कनेक्टिविटी आएगी, ठीक है। कनेक्टिविटी से जो एक्सटर्नैलिटीज होती है कि जो लेट से कि अगर ढाबा खोलते हैं तो पेट्रोल पंप खोलते हैं, तो पेट्रोल पंप खोलने के बाद ढाबा खुलता है, ढाबे के बाद वहाँ पे लोग आते हैं, तो ये क्या एक्सटर्नैलिटीज है कि पेट्रोल पंप खोला तो उसकी वजह से अदर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट हो गई। तो ई रिक्शा की वजह से देखो ई रिक्शा आ गए, अब विलेज में कनेक्टिविटी आएगी। कनेक्टिविटी से क्या होगा कि जो लोग पहले जॉब पे नहीं जा पाते थे अब वो भी जॉब करने लगेंगे। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी प्लस एक्सटर्नैलिटीज भी आएगी। एक्सटर्नैलिटीज मतलब कि ई रिक्शा का फायदा दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है कि वुमेन्स ड्राइवर होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या करेगी, वुमेन एम्पावरमेंट भी करेगी। तो एक जो सॉल्यूशन है स्पेशली जो विलेज लेवल की कनेक्टिविटी के लिए, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब के लिए, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि हमें कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है वो लगाने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि हमने टारगेट लिया था 2018 में कि 5000 जो हम प्लांट लगाएंगे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर तक, लेकिन अभी तक जो लग पाए हैं वो सिर्फ 82 हैं। तो मतलब कि जो हमारा टारगेट था हम उसे अचीव नहीं कर पाए।
लेकिन अगर लगा देंगे तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है कि हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सीख करना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करा के उनको जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो लगाने के लिए जो है ये उनको वो करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए बेसिकली। देखो अब ये जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है अगर ये गांव वगैरह में लगेगा, ठीक है, अगर ये लगेगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी डेफिनेटली। प्लांट जब लगेगा तो वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ही होगी। प्लस इसकी वजह से क्या आएगा कि हमारा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब बेसिकली तो यही हो गया। इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है जो कि क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंड है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, ठीक है। वो रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के लिए वो रिड्यूस होगी। प्लस क्या होगा, ये थोड़ी सी क्लीनर फ्यूल है तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, एमिशन होता है, वो रिड्यूस होगा, ठीक है। और रिसाइकल इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा ये। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक छोटा सा एक बायोगैस प्लांट लगाने से हमारी चीज़ें हो जाएंगी। कितना ज़्यादा जो हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इंडिया की जो एनर्जी नीड है उसको भी ये है सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ई रिक्शा के बाद कि यहाँ से भी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब है, एमिशन भी रिड्यूस होगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी घटेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें करने की ज़रूरत है, एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है। तीसरी चीज़ क्या है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स को भी क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो हो गई थी हमारी क्या, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सोलर हो गया, जैसे सन हो गया, सोलर सन तो वैसे एक ही होता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, ठीक है। तो हमारा टारगेट भी है, हमारा एनडीसी टारगेट है, आप सभी को पता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हमने टारगेट रखा कि 500 जो गीगावाट है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम जनरेट करेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। तो जनरेट करेंगे कैसे, सोलर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, रूफटॉप लगाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि इससे क्या होगा, 1 मिलियन कुछ जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी, 1 मिलियन जॉब्स। देखो इकोनॉमी के अंदर जब भी कुछ आप इनपुट डालते हैं तो वो रिसाइकल होकर दोबारा आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करेगा। कैसे कि लोगों के पास पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, और जॉब्स आएंगी। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि कैसे वो जो है डिमांड को बढ़ा सकती है। कि देखो जॉब प्रोवाइड करा के सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है वो क्या, जॉब प्रोवाइड करा के, ना कि सब्सिडी प्रोवाइड करा के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी प्रोवाइड करा रही है, और कैसी जॉब्स प्रोवाइड करा रही है, जो फ्यूचर में हमारी जरूरत है जिस चीज़ की, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमने देखा था यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है 1 ट्रिलियन, ये वाला 159 बिलियन डॉलर का 2021 में नुकसान हो गया। और एडेप्टेशन कॉस्ट हमें इतनी चाहिए, तो अडेप्ट करने के लिए ये अल्टरनेटिव है एक कि क्या हम जॉब्स प्रोवाइड करा दें, और जो है वो जॉब्स कैसी हों, क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब हो। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया, देखो सोलर, ये जो रूफटॉप सोलर है कि घर घर के ऊपर जो है सोलर प्लेट लगाएंगे, ये 7 गुना जो है ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, मतलब इसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर हम कोई एक खुला जो वो होगा, मैदान होगा, वहाँ पे सोलर प्लेट्स लगाएंगे, ये यहाँ पे बता रखा है। तो देखो इसका फ़ायदा तो होगा ही होगा। एक तो देखो क्या होगा कि जो डिस्कॉम हमारे प्रेशर में है वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डिस्कॉम में कहाँ से एनर्जी आती है, कोयला जला के आती है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगी हमारे पास, हमारा जो एमिशन है वो भी रिड्यूस होगा, प्लस जॉब्स भी आएंगी। तो जो ट्रिपल फायदे हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसी जॉब्स को जनरेट करने की जरूरत है, ये हमारा एडिटोरियल बोल रहा है, ठीक है। हमने देखा था ना कि ये क्या था, क्या बोला था रूजवेल्ट ने कि फ्यूचर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यूथ को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो फ्यूचर के लिए रेडी हो। जो फ्यूचर जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें उस डायरेक्शन में जॉब प्रोवाइड करानी चाहिए। अब दूसरी चीज आती है, इसमें तीन तरह की जॉब बता रखी है बेसिकली। एक तो क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब हो गई, और एक एआई रेजिलिएंट जॉब। देखो आप सभी को पता है कि एआई जो है, जैसे एआई आएगा वैसे ही क्या होगा कि लाखों, एआई तो आ रहा है, जैसे एआई का जो पेस है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, लाखों जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो आईटी सेक्टर में स्पेशली। तो हमें कुछ ऐसी जॉब्स की जरूरत है जो उनको एआई रेजिलिएंट बना दे, ठीक है। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात करी गई है। देखो यहाँ पे मैकिन्जी की एक प्रिडिक्ट है कि 50% ऑटोमेशन जो है इंडिया के अंदर नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर हो जाएगा। 50% ऑटोमेशन मतलब क्या कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, देखो हमारे यहाँ पे इंडिया कैसा है, इंडिया की कंट्री देखो, पहले इस इंडिया की डेमोग्राफी देखो। इंडिया के अंदर 2011 की जनगणना की बात करें तो 121 करोड़ लोग हैं, अब तो उससे ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ये तो 2011 के थे, ठीक है।
तो देखो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मान लें कि एक भी लोग नहीं बढ़े तो 121 करोड़ तो लोग हैं ही हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऐसे इंडस्ट्रीज की जरूरत है जहां पे लेबर हमारी कंज्यूम हो, ठीक है, लेबर इंटेंसिव वाली इंडस्ट्री। जैसे हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट जॉब देखा, ये क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, ठीक है। कपड़ा इंडस्ट्री होगी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑटोमेशन कर दे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैकेंजी बोल रहे हैं कि 50% जो है अगले 10 साल में, विद इन 10 ईयर्स बोल रहे हैं कि जो है इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर 50% ऑटोमेशन हो जाएगा। मतलब क्या, 50% ले ऑफ होगा, एक तरह से यही ये बोलना चाहते हैं। और आईटी सेक्टर जो है हमारा, जो 70% प्लस जो है हमारे सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं ना बेसिकली। हमारे यहाँ से आईटी प्रोफेशनल यूएस वगैरह में जाते हैं, और यूएस क्या कर रहा है, वीज़ा का अभी जो नॉर्म्स है वो टाइट कर रहा है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि ये जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो हम 70% से ज़्यादा जो सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, अब ये भी अंडर थ्रेट है। क्यों अंडर थ्रेट है? एआई की वजह से। और हमने देखा भी था क्या कि जो सुंदर पिचाई थे, गूगल के सीईओ थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बोला था कि जो ऑटोमेशन है उसकी वजह से क्या होगा, ले ऑफ होगा बहुत लार्जर स्केल पे। इलॉन मस्क भी यही चीज़ बोलता है कि एआई को है थोड़ा सा संभल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लार्जर स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा इसकी वजह से। तो देखो ये चीज़ तो सबको पता है, ठीक है, कि जो एआई है वो अनएम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, लेकिन एआई को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आज की डिमांड है। एआई क्या है, आज की डिमांड है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो एडिटोरियल में बताया है कि हमें एआई रेजिलिएंट जॉब की जरूरत है, ना कि एआई को रिपल्स करने की। एआई को जो है पीछे भगाने की जरूरत नहीं है, उसको उससे रेजिलिएंट जॉब क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे एजुकेशन सेक्टर, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर। क्यों? पहले इंडिया को समझो कि भाई इंडिया में क्या क्या कमी है। इंडिया की कमियों को समझोगे तो उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये। देखो हम सभी को पता है, अभी एसआर की रिपोर्ट आई थी, तो उसने हमारी जो एजुकेशन की जो वो है, आईना दिखा दिया था गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है, 5th क्लास के स्टूडेंट को 2nd क्लास की बुक पढ़नी नहीं आती, टीचर्स को फ्राइडे की स्पेलिंग नहीं आती, और प्रधानमंत्री लालू को बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एएसआर जो है हर साल दिखाता रहता है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, और इसके अलावा हमने जब हेल्थ केयर का डिस्कस करा था बच्चों, तो हमने हेल्थ केयर में भी डिस्कस करा था कि हमारे यहाँ पे तो डॉक्टर्स की कितनी कमी है। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 पेशेंट्स के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ पे तो 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर है। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की भी कमी है, हमारे यहाँ पे टीचर्स की भी कमी है। तो देखो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ना, डॉक्टर, नर्सेज और ये टीचर्स हो गए। हमें इस सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, ना कि आईटी सेक्टर में। जो बीटेक वाले बच्चे निकल रहे हैं उनकी जगह में डॉक्टर्स और टीचर्स निकालने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ एडिटोरियल में बोली गई है कि इस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर में जो है मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको एआई नहीं रिप्लेस कर सकते। जो ट्रीटमेंट जो करता है वो एआई नहीं कर सकता, और कोई करवाएगा भी नहीं करेगा तो, ठीक है। जो दवाई वगैरह देंगे वो हमारे डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स को जो है हेल्प कर सकते हैं एआई, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आईटी वालों को रिप्लेस कर सकते हैं कोडिंग करके, लेकिन डॉक्टर्स को जो है एआई रिप्लेस नहीं कर सकते। वो कार्य बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस का ऑपरेशन करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इसके लिए बेसिकली ये भी बताया है कि एक चीज़ तो ये हो गई हमारी एआई रेजिलिएंट जॉब में कि हेल्थ केयर और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है इसको एक्सपांड करने की जरूरत है, इसमें जॉब क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि इस सेक्टर में हमारी कमी है। हेल्थ केयर सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में जो हमारी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है, जैसे एएसआर की कल ही आई थी, कल या परसों ही डिस्कस करी थी हमने, या फिर इस महीने में डिस्कस करी थी। तो वो चीज़ क्या बताती है कि हमारे यहाँ पे इस सेक्टर में कमी है, तो वहाँ पे हमें जनरेट करने की ज़रूरत है। प्लस हमें जो रूरल लाइवलीहुड है उसको स्ट्रेंथन, मजबूत करने की ज़रूरत है। कैसे? देखो यहाँ पे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, स्पेशली रूरल एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है अराउंड जो 70% हमारे यूथ तो रूरल एरिया में रह रहे हैं, 31% कुछ है, 69% रूरल एरिया में रह रहे हैं और 31% जो है अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो रूरल एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है बेसिकली, हमें देखा जाए तो, अगर हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिशन भी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इस मिशन का नाम थोड़ा सा याद रखना, पुराना मिशन है काफ़ी, लेकिन इसको आप हर जगह कोट करना जहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट लाना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बताया गया, सॉल्यूशन बताया गया क्या, कि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है
कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके आई, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो इनिशिएटिव है रूरल एम्पावरमेंट के लिए कि अब वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए जाना जाएगा, अब उसको बेचेगा कैसे, एआई की हेल्प से, ठीक है। ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट हो गई उस पर बेचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, अल्टीमेटली एम्पावर करेगी, एआई रेजिलिएंट जॉब क्रिएट करेगी, क्योंकि ये जो काम है ये एआई नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें देखने की ज़रूरत है, हमें फ्यूचर देखने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपने यूथ को जो है डेवलप करने की ज़रूरत है। वैसे ही जैसे रूजवेल्ट ने बोला था कि भाई फ्यूचर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने यूथ को उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो फ्यूचर रेडी हो जाए। तो यही है हमारा फ्यूचर रेडी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है क्या, कि हमें एस्पायरेशनल सेंट्रिक जॉब क्रिएट करनी होगी। वो क्या चीज़ है, देखो समझो एक चीज़, जो हमारे रूरल, ये चीज़, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, जो हमारे रूरल यूथ है, ठीक है, जो हमारे गांव में जो हमारे नौजवान लोग हैं, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिला हों, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। रीज़न उसका हो सकता है कि उनको एजुकेशन सही से नहीं मिली। अब देखो हमने एक जॉब तो क्रिएट कर ली, क्या कि टीचर्स के लिए हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और लिमिटेड उन पे रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है। तो वो करते क्या है, मोरलेस करते क्या है कि जैसे ही ग्रेजुएशन करी या ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब की तैयारी, भाई दिल्ली पुलिस में जॉब करेंगे, ठीक है, और फिर चले जाते हैं कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि उनको ऐसी जॉब क्यों ऐसे करते हैं, वो क्यों सारे जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जॉब्स की कमी है, ठीक है, क्योंकि जॉब्स की कमी है, सबको क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे सजेशन ये दे रखा है, और लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स इतनी है नहीं, ठीक है, और कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से अदर लेवल जो है वो अदर जो प्रॉब्लम्स है वो जनरेट होती है, स्टूडेंट में एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, प्रेशर आता है, और फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो अलग लेवल की जो है प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो सजेशन क्या दे रखा है, सजेशन बेसिकली यही दे रखा है कि हमें कुछ ऐसी जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है जो हमारे रूरल यूथ है उसकी, उनके जो एस्पायर हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उससे मैच करें, ठीक है। तो वो क्या जॉब्स हो सकती हैं, देखो वो क्या जॉब्स हो सकती हैं यहाँ पे बता रखा है। देखो हमारा जो रूरल एरिया है, बहुत सारी जॉब्स हैं, धीरे धीरे देखते हैं हमारा जो, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं हमें उन सेक्टर्स में क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे कमी है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोस्पेरिटी है। जैसे आईटी सेक्टर में ऑलरेडी प्रोस्पेरिटी है, वहाँ पे क्यों जॉब क्रिएट करें, वहाँ तो वैसे ही ले ऑफ होने वाला एआई आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जहाँ पे कमी है हमारे जिन सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ केयर में, जैसे एजुकेशन के अंदर, जैसे रूरल एम्पावरमेंट करने के लिए, जैसे सोलर एनर्जी डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे उन सेक्टर्स में जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या, कि हमारे यहाँ पे जो है पोस्ट हार्वेस्ट जो स्टोरेज होता है, हमारे जो वेयर हाउसेज होते हैं, बेसिकली उसकी बात की गई है। हमारे यहाँ पे 95% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप मतलब क्या चीज़ है, कि हमारे यहाँ पे आप सब्जी उगा लीजिए, हमारे यहाँ पे आप पेरिशेबल जो आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, क्यों जो लोग हैं इनकी खेती नहीं करते, चावल ही चावल उगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपने उगा लिए, लेट से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अब आप सोचेंगे फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। मार्केट में जाता है, मार्केट में उसको उसके जो दाम होते हैं वो मिल नहीं पाते, तो वो स्टोरेज करने की जगह औने पौने दाम में उनको बेच देता है, सस्ते वस्ते में बेच के, फिर वो जो है घाटा या मुनाफा जो भी होता है उसको झेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टोरेज होगा तो क्या होगा कि उसका अगर जो प्रोडक्शन होगा वो उस दाम पे बिक पाएगा जो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो भी नहीं हो पा रहा है स्टोरेज की कमी की वजह से, ठीक है। तो कमियों को समझना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यही बताया है कि हमें जो है मतलब 70,000 जो है पैक हाउसेज, मतलब वेयर हाउसेज जो हैं उनको बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे 2 मिलियन जॉब आएंगी। तो देखो एडिटोरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए, कि डिफरेंट डायमेंशंस को कवर किया गया है कि कहाँ कहाँ जो है हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी बता रखा है महाराष्ट्र के अंदर, कि महाराष्ट्र में ये जो वेयर हाउसेज हैं ये डेवलप करा, इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा फूड वेस्टेज होता है, और आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे अराउंड शायद 8 से 10% जो है फूड वो वेस्ट हो जाता है। तो देखो क्या टायरेनी है हमारे यहाँ पे, कि हमारी जो पॉपुलेशन है माल न्यूट्रिशन से भी जूझ रही है, हम यहाँ पे फूड वेस्टेज भी करते हैं और हमारे यहाँ पे पर्याप्त फूड भी है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। सॉल्यूशन क्या है, डाइवर्सिफाई करो। अब क्या चीज़ हो गया है, हमारा जो यूथ है उसकी जो चॉइस है बहुत नैरो हो गई है, ठीक है।
जितने भी यूथ हैं मैक्सिमम, मैं ये भी कहना चाहूँगा इस एडिटोरियल के बीच में, हमारे जो मैक्सिमम यूथ है वो करते क्या हैं, जैसे ही 12वीं करी, जैसे ही ग्रेजुएशन करी, गवर्नमेंट जॉब, दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो ये क्या है, नैरो चॉइस हो गई है। तो यहाँ पे हमें अपनी चॉइस को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो कौन डाइवर्सिफाई करेगा? गवर्नमेंट जब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी तभी डाइवर्सिफाई होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया, महाराष्ट्र ने यही चीज़ करी तो जो फूड वेस्टेज था वो रिड्यूस हो गया, प्लस फार्म की जो इनकम थी, फार्मर्स की जो इनकम थी वो बढ़ गई। तो देखो ये अगर ये गवर्नमेंट जो मेजर्स है ये वाला अगर ये अडॉप्ट करेंगी, जो डबल इनकम वाला जो टारगेट है गवर्नमेंट का वो भी अचीव कर लेगी, ठीक है। फार्मर्स का जब डबल इनकम करने का टारगेट भी तो है गवर्नमेंट का, तो वो भी इसको कहीं ना कहीं अचीव कर लेगी। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये बता रखी है, ये तो हो गई एक हमारी जो है रूरल एरिया में एस्पायरेशनल जॉब जो है वो डेवलप करने के लिए, हमारे यूथ का जो माइंड है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए बेसिकली। दूसरी चीज़ क्या है, देखो इंडिया में हम जो है तेल जो हम खाते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। 57% अराउंड जो तेल है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। पाल्म ऑयल जिसे कहते हैं कभी कभी, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह ये जो जितने भी हमारे जो आइटम होते हैं मेकअप वाले, ठीक, कॉस्मेटिक वाले, उसमें पाम ऑयल ही डलता है, ठीक है। और इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं? इंडोनेशिया से करते हैं। इंडोनेशिया में वहाँ पे फिर वो जंगल काट रहे हैं, जैसे जैसे जंगल काट रहे हैं, ओरांगुटान वाला याद होगा अगर हमने ये भी डिस्कस करा था, ओरांगुटान डिप्लोमेसी वाला। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, ये बता रखा है कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंस हैं ऑयल के लिए, ठीक है। इंडिया का टारगेट भी है कि हमें ऑयल जो है डिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट ऑयल जो इंडिपेंडेंट बन रहा है इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। तो देखो यहाँ पे सजेशन दे रखा है कि ऑयल सीड प्रोसेसिंग जो है रिवाइविंग कर लो, ठीक है। जैसे सोयाबीन हो गए, सनफ्लावर हो गए, मस्टर्ड हो गए, ये जो वो होता है सरसों वाला तेल। रूरल मतलब क्या कि रूरल जॉब क्रिएट करने से रिलेटेड यहाँ पे जो है फोकस किया गया है। तो एग्जाम्पल भी दिया गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जो है मेजर प्रोड्यूसर है कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल के। तो ये क्या चीज़ करेगा, अगर हम अपने यूथ को अगर इंडस्ट्री वगैरह लगा दे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी जो है ये प्रोवाइड कराएगा, हमारे यूथ को स्किल्स भी करेगा, उनको एक डाइवर्सिफाइड चॉइस भी देगा। प्लस जो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, ठीक है, ऑयल मतलब तेल, खाने वाला तेल, क्रूड ऑयल नहीं बोल रहा, ठीक है, मिडिल ईस्ट वाला नहीं, इंडोनेशिया वाला ऑयल, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें जो है इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बनाता है। तो अगर हम ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है इंडोनेशिया के अंदर वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमें ये करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा एडिटोरियल है ये, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे जो रूरल्स हैं, रूरल जॉब्स हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया और हमारे जो यूथ क्या कर रहे हैं, लगाया टिकटॉक और लगाया वो हमारा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, और उस पर देखना चालू रील है, ठीक है। अब देखो उसकी जगह यूथ को क्या करना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो दिमाग खराब हो रहा है उनका, और दूसरी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सजेशन बहुत अच्छा दे रखा है। हमने देखा था प्रोडक्ट वाला कि हर गांव में कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ होता है। जैसे यूपी वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ही कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट, और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनका यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। उनका यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? मार्केटिंग करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे जो है टेक्सटाइल बनती है, हैंडमेड, ठीक है, हाथ से जो खादी वादी बनाते हैं वो बनती है, तो या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो रूरल एरिया में जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली ये सारी चीज़ें करें, गेमिंग को प्रमोट ना करके ये चीज़ प्रमोट करे तो, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ है ये कि हमारे फेवर में क्या है, क्योंकि हमारे यूथ को जॉब देने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे यूथ को अगर जॉब मिलेगी तो क्यों सारे लोग जो है IAS PCS की तैयारी करेंगे, पूरा गांव क्या पूरा देश ही IAS PCS की तैयारी कर रहा है। तो बाकी जॉब्स में क्या होगा, सारे लोग तो IAS PCS बन जाएंगे, तो फिर बाकी जगह कहाँ जाएंगे लोग, ठीक है। तो यही चीज़ गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ हमारी एडिटोरियल में डिस्कस की गई है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट को एक तरह से क्रिटिसाइज ही करा है यहाँ पे कि ये जो शॉर्ट टर्म तुम रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हो, 12 लाख रुपए का वो जो हमारा टैक्स रिबेट वाला जो दिया है, स्लैब को जो बढ़ा दिया है, कल डिस्कस कर रहा था, तो यही बोला है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे यूथ के पास तो वैसे ही जॉब नहीं है, तो ये जो तुम दे रहे हो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को सोचने पड़ेंगे, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, यही जो हमने डिस्कस करें।
और यही सारी चीज़ करेंगे तो जो हमारा विज़न है 2047 तक अपने भारत को विकसित भारत बनाना, डेवलप्ड भारत बनाना, डेवलप्ड इंडिया बनाना, वो भी हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि बातों से नहीं होता, काम करने से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रखी है। आई होप बच्चों मेरे प्यारे आपको सब समझ आ गया होगा कि हमें क्या करने की ज़रूरत है अगर हमारे भारत को डेवलप्ड बनाना है तो। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो यही चीज़ थी और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पेपर 2 के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ ये ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यही करोगे तभी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं तो कनेक्टिविटी भूल जाओ कि सुनते रहोगे प्रवचन और हाथ पैर चलाओगे नहीं तो कुछ हो जाएगा। हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और दिमाग चलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिमाग चलाओ, उसके बाद अपना पेन चलाओ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खुद कर लोगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है पेपर 2 के लिए हमारा जो आज का टॉपिक हमने अभी डिस्कस करा, उसी को प्लस हमारी जो पास्ट नॉलेज थी उसके साथ क्लब करके कुछ लिखने की कोशिश करना, अच्छा सा लिखने की कोशिश करना। और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, जिसको नहीं पता कैसे डिस्कशन ग्रुप में जाते हैं, तो देखो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन खोलो, सबसे पहला जो लिंक दे रखा है वो हमने टेलीग्राम का दे रखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो ये जो PDF है ये वहाँ पे, ये जो हमारी जिसमें डिस्कस कर रहे हैं ना ये वाला, ये जो PDF है ये वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसी में डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक है, ऊपर सेटिंग वगैरह में जाके देखना, एक बार थोड़ा सा हाथ पैर देखना, थोड़ा दिमाग चलाओ, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना डिस्कशन ग्रुप। वहाँ पे बच्चे भेजते हैं ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे आप भी भेजना चालू करो। अभी जब रेगुलर भेजना चालू करोगे तो अपने आप जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी राइटिंग स्किल वगैरह सब ठीक होती रहेगी। और कुछ कमियाँ आप करते हो तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट करके बताता ही हूँ। ठीक है, तो ये जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरियसली लेना, इसको मजाक में मत लेना, क्योंकि पेन तो चलाना ही पड़ेगा, पेन और दिमाग चलाना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं, इतना याद रखना। ठीक है, और चलो नेक्स्ट चलते हैं कैंपा के लिए। कैंपा कौन कौन पीता है? सभी पीते होंगे, चलो कोई नहीं, लेकिन ये पीने वाला कैंपा नहीं है, ये उगाने वाला है। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एनवायरनमेंट भी आपका पार्ट ही है और एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे ऐसे हो रहा है तो एनवायरनमेंट का भी जो वेटेज है वो बढ़ ही रहा है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग दी है, बेसिकली क्या बोला है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं दोगे तो ये जो देखो होता क्या है बेसिकली, इस चीज़ को समझो, इसकी रूलिंग भी समझ आ जाएगी। वैसे रूलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि लेट्स से किसी डेवलपमेंट, किसी को फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में किसी को फैक्ट्री लगानी है। अब वहाँ पे गया, वहाँ दिख रहा है जंगल है और लैंड भी सस्ता है और फैक्ट्री भी लग सकती है। तो अब उसको अंडर ये जो कैंपा है उसको क्या करना पड़ता है कि उतना जो लैंड है उतने लैंड पे कहीं फॉरेस्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तभी वो उस पर्टिकुलर लैंड पे जो है फैक्ट्री लगा सकता है। मतलब क्या कि कंपनसेट करना पड़ेगा अफॉरेस्टेशन को। ये रहा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, उसी को ही कहते हैं कि जितना जो लैंड है, तुमने जितने लैंड के ऊपर फैक्ट्री लगाई है उतने लैंड के ऊपर कहीं और जाके तुम फॉरेस्ट लगाओ, तब जाके तुम वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हो, तब जाके तुम्हें परमिशन मिलेगी कि जो है तुम वहाँ पे जंगल को काट के फैक्ट्री लगा सकते हो। इसी कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर तुम फॉरेस्ट नहीं लगाओगे तो ये तुम्हें लैंड मिलेगा नहीं। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए ये चीज़ थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कैंपा वाला, एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया, क्या चीज़ होती है इसके अंदर, कि अगर तुम्हारे पास लैंड नहीं है तो पैसे दे दो हमारे कैंपा फंड के अंदर, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद लगा लेगी। ये भी चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये चीज़ तो समझ आ गई ना, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या किसे कहते हैं, कि उतने लैंड जितने, ये देखो ये लिख भी रखा है, फॉरेस्ट लैंड फॉर अ प्रोजेक्ट। ये चीज़ मेरे को वैसे ही बोलने में अच्छा नहीं लगता, ये पढ़ के तुम्हें बताना। ये देखो सिंपल चीज़ कि एक लैंड के ऊपर तुम्हें फैक्ट्री लगानी है। अब यहीं पे तुम्हें इसी जगह पे लगानी है, क्योंकि यही जगह सारी चीज़ मिल रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो ये जो अंडर जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है उसके अंदर क्या बोलते हैं कि इतने लैंड के ऊपर कहीं और तुम फॉरेस्ट लगा दो तो यहाँ के फॉरेस्ट को उजाड़ के तुम यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हो। इसे कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। समझ आ गया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आता है। वैसे बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर आता है, जो अभी हमने डिस्कस करा एफॉरेस्टेशन वाला। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कैंपा के बारे में। ठीक है, ये जो कैंपा है बेसिकली 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश करा था, नेशनल एडवाइजरी काउंसलिंग, ताकि ये जो एफॉरेस्टेशन वगैरह होता है इसको मॉनिटर कर पाए, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करा पाए, इसको जो है इवेल्युएट कर पाए कि ये जो सारी चीज़ें हैं हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है,
तो इसी के अंदर एक चीज़ और आती है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है। ताकि अभी ये बोला ना मैंने कि कहीं और किसी लैंड पे फॉरेस्ट लगा दो, अगर वो लैंड नहीं है तो उतना पैसा जमा करा दो जितना पैसा इसमें लगा है, उस पर्टिकुलर लैंड का, वो फॉरेस्ट लगाने का जितना भी खर्चा होगा उतना पैसा जो है इस फंड में जमा करा दो। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बोली है। तो इस फंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी सारा वही है जो मैंने डिस्कस करा था, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूज। तो वहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फंड में पैसा जमा कराना पड़ेगा। जो हमें डिस्कस रहा वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है। तो ये जो फंड है ये 2006 के अंदर एक्ट था हमारा, CAF एक्ट, उसके अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये जो फंड है, ठीक है, लेट से किसी ने जो है कैंपा फंड के अंदर जो है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो फंड है इसके अंदर पैसा जमा करा दिया, तो पैसा जाएगा कहाँ पे, कौन से अकाउंट में जाएगा, वो जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। स्टेट का जो पैसा है वो स्टेट के पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और इसके अंदर ये जो फंड है ये मैनेज कौन करेगा, ये कैंपा मैनेज करेगा। इस फंड के अंदर 90% जो पैसा है वो स्टेट पे जाएगा, 10% सेंटर पे जाएगा, ठीक है। मतलब किसी ने अगर 100 रुपये जमा कराए हैं इसके अंदर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में, ये चला जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से जो इसमें से 10 रुपये चले जाएंगे सेंटर के पास, 90 रुपये चले जाएंगे स्टेट के पास, ठीक है। अब ये स्टेट का पैसा भी स्टेट के पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा, ये हमारा इसमें चला जाएगा सेंटर के में, ठीक है। ये आगे समझ किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए ये जो हमारा फंड है ये यूज़ कर सकते हैं। देखो कैचमेंट एरिया जो है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, चलो इसको भी समझ लो। कैचमेंट एरिया होता है बारिश आ रही है, उस बारिश का पानी जहाँ जहाँ पड़ रहा है, और बारिश देखो लेट से कि ये एक रिवर जाती है बीच में से, ठीक है। अब इस एरिया में बारिश आती है, ठीक है, ये बारिश आके तो सारा पानी है यहाँ से जा जाके इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये सारी चीज़ क्या होगी, ये हो गया इसका कैचमेंट एरिया, कि जो पानी है वो कहाँ से कैच कर रहा है, ये कैचमेंट एरिया, ठीक है। या फिर नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको जनरेट करने के, फॉरेस्ट से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, जो विलेज होती है उसको रिलोकेट करते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि विलेज, लेट से जो विलेज होती है, ट्राइबल विलेज होती है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रह रही है, उसको रिलोकेट करते हैं, तो उसके लिए भी जो है पैसा जो खर्च होगा वो हम कंपनसेटरी फंड से ले सकते हैं। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वुड सेविंग और ये सारी जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट के थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये जो है ये तो वैसे ही जनरली है, समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है प्यारे मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करना। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कंपनसेटरी फंड के बारे में। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, करंट न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट की उससे रूलिंग से, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना, और शायद पहली बार ही हमने डिस्कस करा है तो इसको अच्छे से याद रखना। सेकंड है क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग, अभी जो फिच है, फिच रेटिंग आती है, आप सभी को पता है 2-3 एजेंसी है वही रेटिंग निकालती रहती है इंडिया के बारे में, तो इतना हम ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा आज ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी जब बजट आया उसको बोला है कि ये जो बजट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से न्यूट्रल है, मतलब कि ग्रोथ नहीं देगा इंडिया को, ये बता रखा है बेसिकली। तो यहाँ दिखा है ना, न्यूट्रल फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ब्रॉडली न्यूट्रल फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये बोला है फिच ने, ठीक है। तो अब ये फिच होता कौन है बोलने वाला, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बोलेगी हम तो मानेंगे नहीं इसको, तो अब हम देख लेते हैं ये जो फिच है वो होता कौन है बोलने वाला। सबसे पहले देखो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है। देखो आप जब कभी लोन लेने जाते हो, कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू करवाया होगा, या फिर कभी किस्तों पे कुछ मोबाइल वगैरह खरीद लिया होगा, आईफोन स्पेशली, तो वहाँ पे आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करा होगा, भाई आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ है हमारी क्रेडिट रेटिंग की। उधारी लेने से पहले जो है आपकी जो है वो चीज़ कि आपकी रिलायबिलिटी देख लेते हैं, भाई चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे, या डिफॉल्टर हो जाओगे, ठीक है, उसे ही कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है देश की जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था को देखते हुए उसका असेसमेंट करना। मतलब क्या कि जो देश को अगर हमने लोन वगैरह दे भी दिया तो वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, लेकिन देश को लोन देगा कौन, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी बोरो करती है। कैसे बोरो करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट निकाल के, ठीक है, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट निकाल के, जैसे गवर्नमेंट अपने शेयर्स वगैरह, अपने बॉन्ड्स वगैरह निकालती रहती है और लोग भागते हैं उसको खरीदने के लिए, तो वही क्या है, गवर्नमेंट बोरोविंग है, गवर्नमेंट क्या बोरो करने का तरीका है। अब यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट ने लेट से बॉन्ड निकाला, ठीक है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला और इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो हाई है, तो उसका जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, ये महंगा बिकेगा, ठीक है, इसलिए क्रेडिट रेटिंग की जरूरत होती है। लेट से गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड निकाला
गवर्नमेंट ने बोल निकाला 100 रुपए का, ठीक है। अब इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है ये हाई है क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो ये 100 वाला जो है 120 का भी बिकेगा, ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो बॉन्ड अपने आप महंगा हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है ये, ठीक है। उसके बाद अगर क्रेडिट रेटिंग कम होगी तो गवर्नमेंट ने 100 का निकाला तो कोई खरीदेगा नहीं, गवर्नमेंट को 80 का बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है क्रेडिट रेटिंग का फ़ायदा। गवर्नमेंट की जो है जो चुकाने की जो हैसियत है वो यहाँ पे बताती है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। अब इसके लिए बताती कौन है, एजेंसी होती है डेफिनेटली इसके लिए। और तो जो 3 सबसे ज़्यादा फेमस है वो है फिच रेटिंग, जिसने अभी गवर्नमेंट को बोला कि बजट के अंदर ऐसा कुछ आया नहीं है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के लिए, न्यूट्रल है उसके लिए। दूसरा है मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज और तीसरा है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। ये 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो 95% अराउंड जो ग्लोबल की क्रेडिट रेटिंग होती है ये करती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 6 ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है 6 ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो सेबी से जो है वो है रजिस्टर्ड है। कौन कौन सी है, क्रिसिल हो गई, आईसीआरए हो गई, केयर हो गई, स्मेरा हो गई, फिच इंडिया हो गई और ब्रिक वॉर्क हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे कौन सी इंडिया की रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्योंकि गवर्नमेंट की क्रेडिट तो यही करती रहती है और इंटरनेशनली ये है हमारी, ठीक है। तो यही था इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है ये मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, पता है तो। नेक्स्ट चलते हैं 67th ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। अभी जो है ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, किसी को गाना बजाना आता हो तो थोड़ा सा अप्लाई कर देना, मिल जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। तो ये जो है 67 जो है ग्रैमी अवार्ड जो है अभी बियॉन्स को दिया गया है, ठीक है। बियॉन्स को किसके लिए दिया गया है, काउबॉय कार्टर के लिए, ठीक है। बेस्ट एल्बम का अवार्ड, ग्रैमी का बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको दिया गया है, बियॉन्स को काउबॉय कार्टर के लिए। और ये जो बियॉन्स है ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली बियॉन्स है, ये वाली, ठीक है। ये जो बियॉन्स है इनको, ये जो है फर्स्ट ब्लैक वुमन है जिनको ये जो टॉप प्राइज है म्यूजिक का ये मिला है इस सेंचुरी में, ठीक है। इंडिया के अंदर चंद्रिका टंडन को उनकी त्रिवेणी के लिए दिया गया है ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम के लिए, ठीक है। तो हमारी इंडियन को भी मिला है एक अवार्ड ग्रैमी का, कौन सा, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट अवार्ड त्रिवेणी के लिए दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना इंडिया को कौन सा मिला है, थोड़ा सा वर्ल्ड में बियॉन्स को मिला है बेस्ट एल्बम के लिए, ये भी याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रैमी के बारे में भी देख लेते हैं। जो ग्रैमी अवार्ड है एनुअली दिया जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है। सबसे पहले 1959 में दिया गया था। ग्रैमी मीन्स ग्रामाफोन, ठीक है। वो जो एक होता नहीं है पुराने टाइप में जिसमें से आवाज़ निकलती थी ऐसे करके वो होता था बड़ा सा, और नीचे वो जो ऐसे ऐसे करके था, ठीक है। ये वाला ग्रामाफोन होता है। ये ग्रैमी का जो सिंबल भी यही है, अवार्ड में यही सिंबल दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, पॉप रॉक पॉप जितने भी म्यूजिक हो गए सबके लिए दिया जाता है मोरलेस। कहाँ पे दिया जाता है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिया जाता है। कहाँ पे, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिया जाता है। और किन किन को पहले मिल रखा है, AR रहमान, जाकिर हुसैन वगैरह जो हमारे फेमस है उन सबको मिल रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाली ज़रूरत है। तो 67th ग्रैमी अवार्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे तो, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाटा स्टील मास्टर्स, ठीक है। देखो हमारे जो प्रज्ञानंदा जी हैं जो ये दिख रहे हैं एक अवार्ड लेके हाथ में, ये है इस टाटा स्टील चेस का अवार्ड है। इन्होंने अभी जीता है इसको, ठीक है। प्रज्ञानंदा जी ने इस अवार्ड को जीता है, टाटा स्टील मास्टर अवार्ड। टाटा स्टील मास्टर अवार्ड, हैरानी की बात यह है हराया किसको है, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को, ठीक है। और इनको हराने के बाद जो हमारे प्रज्ञानंदा जी हैं ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं विश्वनाथ आनंद जी के बाद जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और विश्वनाथ आनंद जी ने ये 3 बार जीता हुआ है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक बच्चे ने बोला था कि सर जो कल वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लिया करो, तो चलो कल वाला देख लेते हैं, 3 फरवरी वाला। कल जो हमने डिस्कस करे थे उसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप मिलती है ना बर्थ के ऊपर, वो कौन से प्रिंसिपल गवर्न करता है। हमने देखा था जस्ट सॉइल का, मतलब कि मिट्टी के उस पे आधार, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, जो यूएसए के अंदर है। तो इंडिया के अंदर ये नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जस्ट सैंग्विनिस, मतलब क्या
कि आपके पेरेंट के जो सिटीजनशिप है उसके आधार पे हमने डिस्कस भी करा था इसमें कि हमारे यहाँ पे अभी क्या है कि या तो आपके दोनों जो माता पिता हैं वो क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तब आपको क्या है इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, या फिर एक पेरेंट होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब तारों के नीचे से नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्टली पासपोर्ट के थ्रू आना चाहिए, तो भी आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, वो एक चिंटू का एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस करा था, याद होगा। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा ये ईडी से रिलेटेड, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड हमने डिस्कस करा था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्या ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमने देखा था कितने सारे एक्ट है, फोमा फेमा करके वो सारी चीज़ करती है, तो बिल्कुल भाई मल्टी डिसिप्लिनरी तो है। उसके बाद हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, बिल्कुल है, नई दिल्ली में ही है। और 5 रीजनल ऑफिस हैं, हाँ भाई 5 ही रीजनल ऑफिस हैं, तो सारी चीज़ तो पहला तो सही है। दूसरा यहाँ पे इसकी जो जुरिडिक्शन है वो टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल मतलब इंडिया के अंदर, डेफिनेटली ईडी तो इंडिया के अंदर रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब बाहर भी है। हाँ, हमने न्यूज़ तो देखी थी, न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में था कि वो बाहर जो ये जो मोदी, नीरव मोदी वगैरह माल्या वाले जो भागे थे पैसे लेके, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर सीज कर रहा है, तो इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है। तो हमारे दोनों ठीक हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट था हमारा ये क्या था, फार्मर का रिस्पॉन्सिबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा ठीक है, ये ओपीएम ओपी वाला। ठीक है, ओपीएम पॉपी वाला था कि लाइसेंस कौन देता है। जो ओपी होता है ना, जो हम वो नशीला पदार्थ जो होता है उसको उगाने के लिए लाइसेंस कौन देता है। देखो हमने देखा था यही तो देता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, जो ग्वालियर के अंदर है, इसका हेड ऑफिस जो है ग्वालियर के अंदर है, ये देता है लाइसेंस। ठीक है, तो तीनों हमारे हो गए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने इसको कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में अभी मैं चेक करता हूँ कि आपके कितने सही है कितने नहीं है। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।